हेलो एवरीवन। हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ रहे थे अभिक्रमित अनुदेशन विधि। आज हम अपने उसी टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो टॉपिक है उसी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि के गुण, विशेषताएं या उसका क्या महत्व है और इसके साथ ही उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अभिक्रमित अनुदेशन विधि के कॉन्सेप्ट को हम देख चुके हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, रेखीय और शाखीय। उन दोनों पे हम बात कर चुके हैं। हम इसमें कौन कौन से सोपानों को लेकर के चलते हैं, कौन कौन से इसके पद होते हैं, उस पर बात हो चुकी है। इसके सिद्धांत पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हमारा ये जो टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये मेथड आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, कह लो या फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस, इसके महत्व से संबंधित, इसके गुण, इसके लाभ से संबंधित, ये सभी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है करके सीखना। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें बालक करके सीखते हैं, इसमें बालक क्रियाशील रहते हैं। हमने जो सिद्धांत पढ़े थे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के, उसमें भी एक सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत, अर्थात इसमें बालक पूरी तरह से क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, वो खुद से करके सीखता है। हमें पता है चाहे रेखीय अभिक्रम हो या शाखीय अभिक्रम हो, दोनों ही प्रकार के अभिक्रमों में बालक अपने आप से उन फ्रेम्स को पढ़ता है, क्वेश्चंस के आंसर देता है, या फिर हम बात करें कि क्वेश्चन के आंसर की जांच भी वो खुद ही करता है। तो फुल टाइम पूरा का पूरा समय बच्चा एक्टिव रहता है, कहीं भी वो निष्क्रिय नहीं रहता। इसके बजाय अगर मैं जैसे बात करूं आपसे लेक्चर मेथड की, व्याख्यान विधि की, तो उसमें क्या होता है कि टीचर बोलता रहता है और इसके अलावा जो बालक होते हैं, विद्यार्थी हैं, वो केवल सुनते हैं, बैठ करके श्रोता बन करके रहते हैं, निष्क्रिय श्रोता जिसे कहते हैं। लेकिन इस विधि में बालक पूरी तरह से क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। इसके साथ ही वो काम खुद करता है, कंटेंट को, विषय वस्तु को पढ़ता है, प्रश्न का उत्तर देता है, फिर अपने उत्तरों की जांच भी स्वयं करता है। तो इसकी एक विशेषता ये कैसी विधि हो गई है, ये विधि है करके सीखना के साथ साथ ये पूरी तरह से व्यवहारिक विधि। आप और भी पॉइंट्स बना सकते हो। इसके साथ ही ये विधि कैसी विधि है, तो ये पूरी तरह से कैसी विधि, बाल केंद्रित विधि है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप विधि है। देखो एक पॉइंट के अंदर मैंने 3-4 पॉइंट्स और भी बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो इसमें बालक करके सीखते हैं, व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, करके सीखना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप चलना होता है। और ये कैसी विधि है, ये बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट विशेषता है इसकी, वो है स्वगति से सीखना। स्वगति से सीखना, तो इसमें बालक अपनी गति से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक जो है उसके पास फ्रेम्स होते हैं, चाहे वो रेखीय हैं चाहे वो शाखीय हैं। तो बालक अपनी गति से उन फ्रेम्स के थ्रू नॉलेज लेता है, उनके माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पे कोई भी एक बालक दूसरे बालक के सीखने में कोई बाधा या समस्या उत्पन्न नहीं करता, सभी अपनी अपनी स्पीड से, अपने अपने तरीके से सीखते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और मेथड से पढ़ाते हैं तो अब आप क्या होता है कि एक शिक्षक जो है वो पूरी क्लास को एक जैसी इंफॉर्मेशन देता है। अब क्लास में बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग बुद्धि रखते हैं, अलग अलग सबकी पर्सनालिटी होती है, अलग अलग इंटेलिजेंसी पर्सनालिटी है। इसके अलावा उनके अंदर जो गुण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक बालक जो है दूसरे बालक से भिन्न है, तो इस तरह से सबके सीखने की गति होती है अलग अलग। और आप एक ही गति से, एक ही स्पीड से, एक जैसा अगर पूरी क्लास को सिखाते हो तो सभी उसको एज इट इज कैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन विधि में बालक सीखता है अपनी गति के से। अब ये जो गति है उसको फायदा पहुंचाती है ना। अब उसको क्या है कि अगर उसको कोई चीज, कोई लाइन 2 बार में पढ़ करके समझ में आती है, तो जो क्लास में उसको ऐसा करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उस पर भी एक प्रेशर होता है कि उसने क्लास में सबके साथ जो है वो जल्दी जल्दी से पढ़ करके, मतलब अपने आप को उनके बराबर रखना है, उनसे पीछे नहीं रहना है। एक शिक्षक का भी भय होता है। लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अगर किसी चीज को सीखने के लिए 4 बार पढ़ना चाहता है तो वो 4 बार भी पढ़ सकता है। इस तरह से इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें बालक जैसे कि करके सीखता है और दूसरा है अपनी गति से, स्वगति से सीखता है। इसके बाद है कि शिक्षक के बिना सीखना संभव।
अब वैसे तो कहा जाता है कि शिक्षक के बिना हमें कोई भी नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती, या गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पे गुरु की अवहेलना करने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है खुद पे आत्मनिर्भर होने की। गुरु का अपना महत्व हमेशा ही था और है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षक ही होता है, गुरु ही होता है जो बच्चे के सीखने को सार्थक बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, अपने आप से सीखेगा। ऐसे नहीं कि जितना भी शिक्षक उसको उंगली पकड़ करके उसकी पकड़वा करके अपनी चलाता है उतना ही चलता है, नहीं, बालक अपने आप में वो गुण लेकर के आएगा कि वो खुद से सीख सके। तो इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें बालक शिक्षक के बिना भी जो सीखना असंभव माना जाता है उसको भी संभव बना देता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विषय वस्तु का नियोजित एवं तार्किक ढंग से प्रस्तुतिकरण। तो इसमें मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जब फ्रेम्स बनाए जाते हैं तो विषय वस्तु को नियोजित किया जाता है। मैं आपको सोपान भी पढ़ा चुकी हूँ, पद भी पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे किन किन चरणों में फ्रेम्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी ये था कि पहले हम इकाई का जो है निर्धारण करेंगे और उसके बाद उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए उसमें वस्तुनिष्ठता या विभेद कारिता के गुण लेकर के आएंगे। ये सब कुछ आपने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे विषय वस्तु को नियोजित एवं तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जो भी आपका टॉपिक होता है या जो भी आपकी इकाई है जिसे कि आपने पढ़ाना है अभिक्रमित अनुदेशन विधि से, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें अध्यापक क्या करता है, एक क्रम बनाता है, तार्किक क्रम, यानी कि एक तार्किक आप जिसको कह सकते हो कि सूत्र का पालन करना। जैसे वो सरल से कठिन की ओर चलता है, पहले वो सरल विषय वस्तु को बच्चे के सामने प्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड फ्रेम बनाता है और उसके बाद वो कठिन की ओर लेकर के जाता है उसे। पहले वो ज्ञात की बात करता है, फिर उसको अज्ञात से रूबरू कराता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने अपना ही यहाँ पे उदाहरण दिया। पहली क्लास में मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट था अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित, उसमें हमने केवल कॉन्सेप्ट को जाना था। कॉन्सेप्ट को जानने के बाद जो दूसरा पार्ट आया, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, ये विधि किस तरह से व्यवहार में आई इसके बारे में बताया था, कुछ परिभाषाएं कराई थी आपको। और फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट आया था उसमें मैंने आपको प्रकार पढ़ाए थे। फिर तीसरे पार्ट में मैंने आपको इसके सिद्धांत और इसके सोपान पढ़ाए और आज चौथे पार्ट में हम इसके विशेषताएं, गुण, लाभ, महत्व या फिर इसकी सीमाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक क्या है, एक मेरा एक स्टेप टू स्टेप मैं चली हूँ यहाँ पे, तो मेरा एक सीक्वेंस चल रहा है, मेरा एक क्रम चल रहा है जो पूरी तरह से नियोजित है कि पहले मैं किसी के कॉन्सेप्ट को बताऊंगी, तभी मैं लास्ट में उसकी सीमाएं या उसकी हानियां या उसके दोषों की बात कर आऊंगी ना। ऐसा तो नहीं पहली क्लास में पहले अभिक्रमित अनुदेशन विधि के मैं आपको दोष बताने लग जाती, नहीं, ऐसे नहीं है, मुझे एक क्रम में चलना है। और यहाँ पे ये जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है इसमें भी जो फ्रेम्स बनाए जाते हैं तो उसमें आपका जो भी टॉपिक रहता है या जो भी इकाई रहती है उसमें भी आप एक क्रम में चलते हैं। तो जो भी कंटेंट होता है आपका, आप उसको नियोजित करके और तार्किक क्रम में ले जा करके फिर बच्चे के सामने उसको फ्रेम्स में प्रेजेंट करते हो और बच्चा फिर उससे सीखता है। तो इसकी सबसे अच्छी ये विशेषता है कि इसमें जो विषय वस्तु है वो पूरी तरह से नियोजित और तार्किक क्रम में या फिर ढंग से बच्चे के सामने प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक गुण हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया। स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया, इसमें बच्चा अपने उत्तरों की जांच कैसे करता है, तुरंत करता है और खुद से करता है, स्व अपने आप से करता है और साथ में उसको जो प्रतिपुष्टि मिलती है वो कैसी होती है, तुरंत मिलती है। यानी प्रश्न बच्चा पढ़ेगा, उत्तर चूज करेगा और साथ के साथ उसको ये पता चल जाएगा कि उसका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, ये उसको तुरंत पता चल जाता है। अब इसके साथ ही क्या होता है कि अपना खुद का मूल्यांकन करना उसे आ जाता है, उसे अपनी कमियों के बारे में पता चल जाता है। और जीवन में कहा जाता है कि अगर सबसे अच्छा मूल्यांकन है तो वो स्वमूल्यांकन ही है। ठीक है, खुद का मूल्यांकन करना अगर आ जाए, खुद की अगर कमियां दिखने लग जाएं, फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसके वजह सारे जो उसके व्यक्तित्व में जो भी दोष होते हैं, जो भी उसके जो कमियां होती हैं वो पूरी हो जाएंगी अगर स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया हमें आ जाए तो यहाँ पे बालक अपने प्रश्नों की जांच स्वयं करता है, तुरंत उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है, उसे पता चलता है मेरे प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है और इससे उसको बहुत ही फायदे मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो है सीखने का सरल माध्यम।
सीखने का सरल माध्यम, पहला सिद्धांत था जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में डिवाइड करके, लघु पदों में डिवाइड करके, और उसके बाद बच्चे को सीखने का मौका मिलता है। वो जो छोटे छोटे पद होते हैं, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वहाँ से उसको जो है वो धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। तो स्टूडेंट्स में क्या होता है, जो कमज़ोर छात्र होता है ना, वो भी सीख जाता है इस विधि के माध्यम से। कमजोर से कमजोर छात्र जिसे आप कक्षा शिक्षण के द्वारा या कक्षा शिक्षण के दौरान देखते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो भी इस मेथड के अप्लाई करने पर इससे सीख जाता है, इससे पढ़ने लग जाता है या उसको समझ में आने लग जाता है। ठीक है, तो ये सीखने का सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पदों में, लघु पदों में विषय वस्तु को बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि बालक को सीखने में बहुत ही आसानी रहती है। इस तरह से सीखने का ये कैसा माध्यम है, सरल माध्यम। ठीक है, तो ये हमने इसकी विशेषताओं को जान लिया। विशेषताएं, महत्व, गुण, लाभ, कुछ भी आपसे पूछा जाए यही वाले पॉइंट्स होंगे जिन्हें आप भाषा में परिवर्तन ले करके ला करके आप उनको अपना उत्तर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये बात हो गई। अब जब इसकी बात कर ली तो अब हमने बात करनी है इसकी सीमाओं की, इसकी कमियों की। ठीक है, तो चलिए अब ये पढ़ते हैं। श्रम साध्य विधि। श्रम साध्य विधि ये किस तरह से है, तो श्रम साध्य यानी पूरा श्रम लगेगा आपका। ठीक है, अब किसका श्रम लगेगा, अध्यापक का या फिर इन फ्रेम्स से सीखने वाले विद्यार्थी का। तो सबसे पहले तो जो फ्रेम्स बनाएगा ना उसका पूरा श्रम लगेगा। कैसे, अगर रेखीय बनाना है तब उसमें भी बहुत श्रम की आवश्यकता होती है, और अगर शाखीय बनाना है फिर तो एक बहुत बड़ा काम है ये। और फिर आप देखिए, आपने अपनी पूरी क्लास को इसके माध्यम से सिखाना है। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो आपने क्या करना है, फ्रेम्स बनाने हैं 25। क्या आपके लिए वो इजी रहेगा ऐसा करना? नहीं, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए ये सब कुछ करना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप पहले टॉपिक को चूज करोगे, आप कोई इकाई चूज करोगे, उसके बाद उसको सेट ऐसे इस तरह से करोगे कि पहले फ्रेम में क्या आएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर इस तरह से। और फिर ये सारा का सारा प्लान करने के बाद, विषय वस्तु को सेटअप करने के बाद, उसके बाद आप उसमें लिखोगे, तैयार करोगे, तो आप बताओ कितना आपका जो है वो टाइम कंज्यूम होगा, और इसके अलावा आपका कितनी ज़्यादा जो है एनर्जी लगेगी इसमें। तो इस तरह से ये विधि जो है वो बहुत ही श्रम साध्य है, इसमें बहुत टाइम लगता है, चाहे हम रेखीय की बात करें या फिर शाखीय की बात करें। ठीक है, तो श्रम साध्य है पूरी तरह से ये मेथड। उसके बाद कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता। तो क्या कोई भी एक नॉर्मल टीचर जो ट्रेंड नहीं है, अनुभवी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है या स्किल्ड नहीं है, तो क्या वो इन फ्रेम्स को तैयार कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। सबसे पहला पॉइंट तो एक टीचर के लिए यही है कि उसे क्या होना चाहिए, जो भी इकाई, जो भी टॉपिक वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को करवाना चाहता है, उसे खुद को उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। खुद से ही शुरुआत करेगा ना, अगर खुद को नॉलेज है तभी वो अपनी नॉलेज को बच्चों को दे पाएगा या फ्रेम्स को तैयार कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम होता है। प्रत्येक शिक्षक ये फ्रेम्स तैयार नहीं कर पाता है, प्रत्येक शिक्षक के ये बस का नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी एक सीमा, एक कमी ये भी हमारे सामने आ जाती है कि इसमें हमें कुशल और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, और सारे के सारे शिक्षक जो भी विद्यालय में बच्चे को पढ़ाते हैं वो सारे शिक्षक इतने कुशल और इतने अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं कि प्रत्येक अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स को या यूनिट्स को इस मेथड से पढ़ा सके। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यांत्रिक एवं पुस्तकीय साधनों की आवश्यकता। यांत्रिक एवं पुस्तकीय साधनों की आवश्यकता। आप एक टीचर हैं, आपने इस मेथड को अप्लाई करना है अपने स्टूडेंट्स पे, आपने अपने सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को इस मेथड से अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्लास के बच्चों को ज्ञान देना है इस मेथड से। तो आपको बहुत सारे
जो फ्रेम्स तैयार करने हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके यूनिट से रिलेटेड, तो आपको इसके लिए बहुत से साधनों की आवश्यकता होगी। वो साधन यांत्रिक भी होंगे और पुस्तकीय भी होंगे। अब यांत्रिक कहने का मतलब, अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, फ्रेम्स किस तरह से शीट्स कार्ड्स होते हैं फिर वाइंड अप किया जाता है, तो इसके अलावा इसका अगर आप टेक्निकल यूज करना चाहें तो एक तरीका और है कि आप कंप्यूटर के माध्यम से भी बच्चों के सामने ये प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, शिक्षण मशीन के माध्यम से भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप याद करो बीएफ जो हमारे बीएफ स्किनर थे, तो बीएफ स्किनर ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने पहली क्लास, शैक्षिक यंत्र बनाया था उन्होंने भी, है ना। तो इस तरह से आप किसी शैक्षिक यंत्र या कंप्यूटर की सहायता से भी आप इन फ्रेम्स को बच्चे के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, यांत्रिक मैंने बता दिया कि यांत्रिक तरीके या यांत्रिक साधन कौन सा हो सकता है, या तो कोई शैक्षिक यंत्र या तो फिर कोई कंप्यूटर मशीन। इसके अलावा पुस्तकीय साधनों की आवश्यकता, पुस्तकीय मतलब अगर आपके पास यांत्रिक साधन उपलब्ध नहीं है, कंप्यूटर आपके पास नहीं है या कोई शैक्षिक यंत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप फिर वो कार्ड्स बनाएंगे ना, तो कुछ आपको पेजेस चाहिए या कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए। इसके अलावा फिर आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टॉपिक के बारे में या फिर उस इकाई के बारे में, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे जो किताबें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आज के जो हमारे समय में आज जो हमारे भारतीय विद्यालय हैं उनमें साधनों की कितनी कमी है वो तो हमें पता ही है। तो ये सारे साधन चाहे यांत्रिक हो चाहे पुस्तकीय हो, भारतीय विद्यालयों में इन साधनों की कमी के चलते हुए ये साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते ये भी इसकी एक सीमा या फिर इसका एक दोष हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक विषय वस्तु का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये पॉइंट हमें ये बताना चाहता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के द्वारा आप प्रत्येक विषय वस्तु यानी सभी सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स लगे हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को पढ़ा पाएं या उन सभी टॉपिक्स पर इस मेथड को अप्लाई कर पाएं, ऐसा संभव नहीं है संभव। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स या ऐसे बहुत सारा कंटेंट होता है जिससे रिलेटेड आप फ्रेम्स तैयार करके बच्चों को उपलब्ध नहीं करा सकते हो, अर्थात इस मेथड से आप उन कंटेंट को, उन सब्जेक्ट के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा सकते हो। ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है या इसकी एक सीमा है, इसकी कमी है। ठीक है, तो प्रत्येक विषय वस्तु का अध्ययन इस मेथड से संभव नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बिंदु है वो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। अब ये जो मेथड है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। छोटी कक्षाएं, आप अगर बात करें छोटी कक्षाओं के अंतर्गत तो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर की मैं आपसे बात करती हूँ। प्राथमिक स्तर क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 तक, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनको आप इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते, नहीं, वो नहीं कर पाएंगे इतना सब कुछ कि वो खुद से फ्रेम्स जो हैं वो पढ़ें और फिर उसके बाद आंसर दें, फिर अपने उत्तर की जांच करें और फिर उसको कहें हम कि भाई इसने अधिगम कर लिया, इसने सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटी कक्षाएं जो हैं यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर आप इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स पर। तो ये इसकी कमी होगी ना। अब छोटी कक्षा के बच्चे किस तरह से, मान लीजिए आप अगर पुस्तकीय तरीके से ही फ्रेम्स को उनके सामने अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तब भी उनको दिक्कत आएगी, पुस्तकीय तरीके से भी दिक्कत आएगी। अब कैसे बच्चे उन फ्रेम्स के द्वारा, या फिर आप देखो आप क्या चाहते हो, मान लीजिए रेखीय में तो कम से कम उनको ये तो है कि एक फ्रेम पढ़ने के बाद, आंसर देखने के बाद अगर आंसर गलत आ रहा है तो दूसरे पे जाना है। अब शाखीय का तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। शाखीय में तो क्या होता है कि एक पृष्ठ संख्या आपको दी जाती है जिस पे जाकर के आपको पूरी डिटेल पढ़ के आनी है और पूरा मैंने यहाँ पे F1 F2 बना करके आपको सारा बताया था कि किस तरह से जो है एक स्टेप के बाद फिर उसके जो है सब फ्रेम्स होते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर दूसरे में फिर वापस से आना पड़ता है। तो जो इतना सा कह सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा इतना जो काम है वो उसको प्रत्येक बच्चा नहीं कर पाएगा। और प्रत्येक बच्चा तो क्या,
बड़ी कक्षा का बच्चा तो क्या पता कर भी पाए, लेकिन जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्तर के या उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस मेथड से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलो छोटी कक्षाओं के लिए ये मेथड कैसा है, अनुपयुक्त है, अच्छा नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है अनुमान आधारित विधि। अब किस तरह से अनुमान आधारित विधि है, आप चाहे रेखीय अभिक्रम बना रहे हैं, फ्रेम्स बना रहे हैं या शाखीय अभिक्रम बना रहे हैं, किसी भी टॉपिक या यूनिट से संबंधित, आप देखिए कि बच्चा इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मान लीजिए हो सकता है कि बच्चा ऊपर का जो आपने कंटेंट लिखा है, जो ऊपर विषय वस्तु जो प्रेजेंट की है 2 लाइनें 4 लाइनें, उसको पढ़ेगा ही नहीं बच्चा। अब आपने तो क्या करना है, केवल गाइड करने का काम करना है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसमें बच्चा अपनी गति से सीख रहा है, अपने आप से सीख रहा है। आपका काम केवल और केवल बच्चे को गाइड करना है। आप उसके सिर पर चढ़ करके तो नहीं बैठे रहोगे कि देखेंगे कि भाई वो पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। हो सकता है कि ऊपर वो कंटेंट पढ़ेगा ही नहीं, और कंटेंट पढ़ने के अलावा वो क्या करेगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन पढ़ लेगा। अब क्वेश्चन में भी तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन का कुछ आंसर गलत चूज कर ले, और जब वो पीछे देखे कि उसका आंसर गलत है तो वो अपने दिमाग में लगाए कि चलो ठीक है मेरा सही था। आपको क्या पता उसने पहले क्या चूज किया था, या फिर आपको क्या पता उसने तुक्के से, वो जो आंसर उसका है अगर सही भी हुआ तो तुक्के से सही हो गया हो। तो इस तरह से जो अनुमान की जो क्रिया है उसको भी बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, अनुमान की क्रिया कि ठीक है भाई आंसर गलत था तो भी उसको पता है, आंसर सही है तो भी उसको पता है, वो अपनी मर्जी से चलेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। तो आप बताओ, फिर आप भी एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। जब तक हम सब सीखते रहते हैं ना तब तक हम स्टूडेंट ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम टीचर बन गए तब भी हम स्टूडेंट नहीं है। मैं टीचर बन गई हूँ, आप टीचर बन गए हो, तभी भी आप स्टूडेंट ही हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपका ध्यान कितना भटकता है, एक स्टूडेंट का ध्यान कितना भटकता है, या फिर स्टूडेंट जो है किस तरह से कुछ चालाकी कह लो, या फिर अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं है और हमको फ्रेम्स सॉल्व करने के लिए दे दिए गए हैं तब हम क्या करेंगे। आप अपने आप पे लेकर के देख सकते हो ना, बच्चे ऐसा करते हैं, छोटे बच्चे जो हैं काम से थोड़ा सा जी चुराते हैं, और ये तो अपने आप से करने वाला है, इसमें तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस बात के चलते हुए जो वो अनुमान लगा लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, और आपको लगेगा कि आपने अच्छे से सिखा दिया है इन फ्रेम्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, शाखीय अनुदेशन को कंप्यूटर एवं शिक्षण मशीन पर नहीं दिया जा सकता। अब शाखीय अनुदेशन को कंप्यूटर या शिक्षण मशीन पर नहीं दिया जा सकता, इसको समझने के लिए थोड़ा सा शाखीय की बात की जाए। रेखीय में क्या था, रिकॉल करो, प्रत्यस्मरण करो, मैंने पढ़ाया था आपको, आपने पढ़ा था इसको, है ना, पार्ट 2 में, जहाँ पे मैंने आपको अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार बताए थे। तो शाखीय अनुदेशन क्या होता है, जिसमें शाखाओं में ज्ञान बटा हुआ होता है। फ्रेम 1 पे अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बच्चा फ्रेम 1A, फ्रेम 1B बताया था ना, याद आ गया होगा। तो अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि इन फ्रेम्स को बच्चे को यांत्रिक तरीके से शिक्षण मशीन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा भी बच्चे के सामने इन फ्रेम्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो शाखीय वाले होते हैं ना, इन फ्रेम्स को कंप्यूटर के थ्रू या किसी भी शैक्षिक मशीन के थ्रू बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर इतने नंबर पृष्ठ पे जो है जो चिट पे लिखा होता है, जो आंसर लिखा होता है, जिस स्लिप पे उस पे लिखा होता है कि इतने नंबर पृष्ठ पे जाएंगे, और फिर वहां जाकर के पूरी डिटेल्ड होती है। तो यहाँ पे इनको बनाना ना, ये शाखीय अभिक्रम बनाना कंप्यूटर के माध्यम से, इसको डिजाइन करना, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, रेखीय में काम आ जाते हैं बट शाखीय में नहीं काम आती हैं ये मशीन। ठीक है, और फिर हाथ से बनाना तो बहुत ही बड़ा पहाड़ जितना काम है। ठीक है, इसी तरह से, क्योंकि पहले मैंने बता दिया श्रम साध्य है, तो फिर अगर शाखीय बनाना हो ना, फिर तो बहुत बड़ा पहाड़ खोदने जितना काम है, वो तोड़ने जितना काम है। तो इस तरह से ये भी एक कमी है कि शाखीय अनुदेशन को कंप्यूटर एवं शिक्षण मशीन पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक नजर दोबारा से देख लेते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। करके सीखना, स्वगति से सीखना, शिक्षक के बिना सीखना संभव है। इसमें विषय वस्तु का नियोजित एवं तार्किक ढंग से प्रस्तुतिकरण होता है, स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है और सीखने का सरल माध्यम है। सीमाओं की बात करें तो श्रम साध्य विधि है, कुशल एवं अनुभवी
शिक्षकों की आवश्यकता होती है, यांत्रिक एवं पुस्तकीय साधनों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक विषय वस्तु का अध्ययन संभव नहीं है इस विधि के माध्यम से, छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है, अनुमान आधारित विधि है और शाखीय अनुदेशन को कंप्यूटर एवं शिक्षण मशीन पर नहीं दिया जा सकता। ये हैं लास्ट में एक समरी, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा। तो इसके साथ ही ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि का ये जो पार्ट 4 है, इसके साथ ही हमारी ये विधि आज हमने कंप्लीटली संपूर्ण रूप से पढ़ ली है। इसके बारे में हमने सारी नॉलेज ले ली है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए मेथड के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।